बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपसे वादा था कि हम एक और फंडामेंटल पर वेबिनार करेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी न्यूज़ कितनी अहम है और उसमें मुख्तलिफ एसेट क्लास जो हैं उन पर क्या इम्पेक्ट आता है। तो उसी वादे के मुताबिक हम आज फिर लाइव हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, क्या इम्पेक्ट न्यूज़ और उनका उसका मार्केट पर इम्पेक्ट क्या होता है। इसमें हम आज फंडामेंटल एनालिसिस का जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन पर असर भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स या जियो पॉलिटिकल जिस तरह जितने भी इवेंट्स होते हैं उनका हमारी जो मार्केट्स हैं, मुख्तलिफ एसेट्स क्लास हैं, उन पर क्या असर होता है। और फिर हम उसमें से कुछ एसेट्स क्लास या कुछ कमोडिटीज़ को अलग से भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि गोल्ड पर हमसे अलग अलग से डिस्कस करेंगे, क्रूड ऑयल पर करेंगे, नेचुरल गैस, US 30 इंडेक्स जो है, जो इंडेक्सेस पर, फॉरेक्स पेयर्स और स्टॉक्स और कमोडिटीज पर भी इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के कौन कौन सी होती हैं, उनको हम किस तरह देख सकते हैं और उनको रेगुलाइज कैसे किया जा सकता है, और ये हमें डाटा कहाँ से मिल सकता है। जो एक मशहूर वेबसाइट है वो तो ये है कि फॉरेक्स फैक्ट्री से आपको ये सारा डाटा मिल जाता है, डेली की अपडेट्स वहाँ पे चल रही होती हैं। और अब जो सेंट्रल बैंक के डिसीजंस हैं उसमें इंटरेस्ट रेट्स आते हैं क्वार्टरली, और मुख्तलिफ हर साल में 4 बार ये डिसाइड किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा। उसके लिए हमें मुतलका जो किसी भी इंटरेस्ट बैंक है उसकी पॉलिसी को देखना होता है। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड डाटा हमें मिलता है, इन्फ्लेशन रेट हमें CPI और PPI की न्यूज़ से पता चलता है, एम्प्लॉयमेंट डाटा, ग्रोथ भी ये बताता है हमें इकोनॉमी की, नॉन फार्म पेरोल्स पे पता चलता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स से भी हमें पता चलता है। और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हमें जनरल चीज़ों से ही पता चलते हैं, या फिर एक जो चीज़ रिलेटेड टू होती है वो है ट्रेड टेंशंस। अगर किसी मुल्क के दौरान किसी दो ममालिक के दरम्यान अगर कोई मसाइल चल रहे हैं ट्रेड्स को लेकर, तो वो भी जियो पॉलिटिकल इवेंट्स में कंसिडर किए जाते हैं। अब अगर हम स्टॉक्स पर बात करें तो फिर उनकी मुतलका स्टॉक्स की या फिर मुतलका जो पूरा सेक्टर है उसकी रिपोर्ट्स भी मैटर करती हैं स्टॉक पर। फर्ज करें अगर हम बात करूं ऑयल की या गैस की, तो गैस से मुतलका जितनी भी जो भी सेक्टर है, जो भी सप्लायर कंपनीज हैं, अगर ओवरऑल कोई गैस के मुतलक न्यूज़ आएगी तो वो उनके सब स्टॉक्स पर असरअंदाज होगी। इसी तरह एनर्जी रिपोर्ट्स हैं, और पैक्ट डिसीजंस हैं। अ, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ डाटा हमें GDP से पता चलता है, और GDP हमें बताता है कि ग्रोथ कैसी चल रही है, और इसका इम्पेक्ट फिर मुख्तलिफ एसेट्स क्लास पर आता है। ये तो ओवरव्यू है कुछ कि हमारी न्यूज़ क्या क्या है और क्या क्या इम्पैक्ट किस किस अंदाज से ये आता है। अ, और ये डाटा कहाँ से। अब हम अगर बात करें कि गोल्ड से रिलेटेड जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं। उसमें जो हाई इम्पैक्ट या जिन पर मार्केट बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाती है, जिसमें जो इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, या इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, वो इन्फ्लेशन रिलेटेड डाटा है। क्योंकि गोल्ड के बारे में इन्फ्लेशन हेज के तौर पर भी इसको देखा जाता है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा तो गोल्ड की डिमांड जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस डिमांड बढ़ने से फिर गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। और इसका US इंडेक्स के साथ गोल्ड का उल्ट रिलेशन होता है। अगर गोल्ड इंडेक्स ये अमूमन
हर बार ज़रूरी नहीं है। लेकिन अक्सर ये, जब ये हम फॉरेक्स में या इस मार्केट में जितनी हम बात करते हैं, ये हमारी हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि ऐसा होता है, तो वो 100% ऐसा नहीं होता यहाँ पर। उसमें हम ये प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसकी ये है और ये होगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जब भी हम ये बात करते हैं कि ऐसा होता है, तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा। तो हम जब बात करेंगे गोल्ड की और यूएस इंडेक्स की, अगर गोल्ड डॉलर स्ट्रांग हो रहा हो तो गोल्ड अमूमन डाउन प्राइसेस में आता है। और अगर गोल्ड में जो पॉलिटिकल टेंशन्स कोई हैं, जैसे कि आजकल इसराइल का मामला चल रहा है, उसके बाद शाम का मामला चल रहा है, और रशिया यूक्रेन वार के भी कोई ना कोई पेशरफ चल रही होती है, तो ऐसी सूरत में इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड को बाय करता है। क्योंकि गोल्ड के बारे में ये है कि ये ज़ाया नहीं होता, या इसमें यहाँ पर लॉस नहीं होता। और ये एक इंतहाई प्रीशियस मेटल है जिसकी डिमांड कम नहीं हो सकती। और इसके जो बायर्स होते हैं वो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स भी हैं, जिन्होंने इसको एज अ अपने एसेट के तौर पर भी संभाल के रखना होता है। तो इसलिए फिर इसको इन्वेस्टर भी बाय करता है, ताकि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सॉलिड स्टेट में रख सके और संभाल कर रख सके। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी तरह इसको बात करें, XTI या VTI क्रूड ऑयल जो है, उसकी जो हाई सेंसिटिविटी है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस हैं, जिन पर ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है या अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है, वो ओपेक डिसीजंस होते हैं। ओपेक डिसीजंस में बेसिकली यहाँ पर डिसाइड ये किया जाता है कि इसकी प्रोडक्शन पे कट लगना है या इंक्रीज करनी है, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड इसकी कंट्रोल की जाती है। और जिस भी चीज़ की सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल की जाएगी, उसकी अगर सप्लाई किसी इस मार्केट में हम जो बेस लेते हैं वो सप्लाई एंड डिमांड का असूल है। सप्लाई एंड डिमांड के असूल को हम अगर ये कहें कि मार्केट में किसी भी चीज़ की अगर डिमांड इंक्रीज होगी है तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। यहाँ पर फिर बायर्स जो है वो आएगा, और बायर्स देखेगा कि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो रही हैं, तो वो बाइंग करना शुरू कर देगा ताकि बड़ी मुनाफा बख्श कीमतों पे जाके बेचा जा सके। इसमें जो इसकी रिपोर्ट्स हैं, EIA रिपोर्ट होती है और API वीकली डाटा ये आता है। ये भी इसकी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स होती हैं बेसिकली, कि ये यूएसए से रिलेटेड हैं कि उनके पास कितना स्टॉक है, अवेलेबल है। और फिर इससे रिलेटेड जो जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट है। अब मिडल ईस्ट में कोई भी मामला होगा तो इसकी जो सप्लाई है उस पर कट आने के चांसेस होते हैं, महदूद हो सकती है। कोई भी इस तरह के मसाइल आ सकते हैं, जैसे कि पिछले कुछ अर्सा कबल रशिया में भी हुआ था। तो जब रशिया पे पाबंदियां लगी, तो चूंकि उसकी प्राइस उस पे उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हुई। जब सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो इसकी प्राइसेस में बढ़ना शुरू हुई। और इसी तरह जब हम बात करें अगर कोरोना एपिडेमिक की, तो कोरोना एपिडेमिक में चूंकि इसकी सप्लाई तो अपनी जगह पे कांस्टेंट रही, लेकिन इसकी डिमांड कम हो गई। ऑयल की इंडस्ट्रीज चल नहीं रही और कुछ ना हो रहा हो, तो फिर सप्लाई सप्लाई वहीं पे मौजूद हो, तो डिमांड डिक्रीज होने की वजह से इसकी प्राइसेस यहाँ तक सुनने में आया कि ज़ीरो हो रही हैं। और जो कास्ट ऑफ इस सेविंग है या इसको महफूज रखने की कास्ट है वो बढ़ रही थी। तो ऐसी सूरत में फिर प्राइसेस जो है ना वो डाउन होती हैं, जब एक्टिविटीज़ कम हो रही होती हैं या इसकी डिमांड कम हो रही होती है। इसी तरह अगर इस पे भी फंडामेंटल मुतासर करते हैं इसको भी, जैसे कि 2019 में भी सऊदी ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक हुआ, तो फिर उस वक्त प्राइसेस हाइक आया था।
अगर हम नेचुरल गैस के पर बात करें तो नेचुरल गैस चूँकि बेसिकली तो ये कमोडिटी में कंसिडर होती है। ऑयल भी कमोडिटी में है, गोल्ड भी कमोडिटी में है, लेकिन हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस किए गए थे, कहा गया कि इसको अलग से डिस्कस किया जाए। तो अब यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो कमोडिटीज़ हैं यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड के असूल बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। जैसे कि अब वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो सख्त सर्दियों में पूरा यूरोप गैस पे होता है, उसको ज़रूरत होती है, हमारे यहाँ भी ज़रूरत होती है। तो ऐसी सूरत में फिर गैस की प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि गैस की जो कंजम्पशन है वो बढ़ रही है और उसकी सप्लाई एक कांस्टेंट रहती है, अमूमन कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो प्रोडक्शन जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है। जब कंजम्पशन बढ़ जाती है तो फिर उसकी प्राइसेस में इजाफा होता है। ऐसी सूरत में फिर जो इन्वेस्टर है वो इससे रिलेटेड स्टॉक्स में जाता है या फिर इसमें भी इन्वेस्ट करता है। इसका जो स्ट्रॉन्ग डाटा है वो EIA वीकली अपडेट्स होती हैं। और फिर इसमें LNG इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वही उसमें यही कंडीशन आ जाती है कि ग्लोबल डिमांड इसकी अगर इंक्रीज हुई है। अब जैसे कि अगर हम अपने एरिया के हवाले से बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ऐसी सूरत में जब वो पाइपलाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि आ जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो इनकी प्राइसेस में कमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसी सूरत में फिर स्टॉक जो इन्वेस्टर्स हैं वो इससे दूर रहते हैं या इनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करते। अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो इंडेक्सेस बेसिकली, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंडेक्सेस के बारे में बता देता हूँ। ये US 30 इंडेक्स जिसके बारे में कहा जाता है, ये इसमें जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 अच्छी कंपनियां होती हैं, जो वेल परफॉर्मिंग टॉप 30 कंपनीज हैं, उनके जो टैक्सेस हैं उनकी सॉरी उनके जो इंडेक्सेस हैं उनकी प्राइस को कलेक्टिवली करके ये इंडेक्स बनाया जाता है। और इसमें ये ये चूंकि रिलेटेड टू स्टॉक्स होता है, इसलिए फिर हम इसकी जो कॉरपोरेट अर्निंग है स्पेसिफिक किसी कंपनी की, वो अब अगर हम 30 की बात करें तो 30 में हम पहली 30 कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं, कॉरपोरेट अर्निंग्स, वो भी देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर रेट हाइक या फेडरल की पॉलिसीज की भी देखेंगे, क्योंकि फेडरल की पॉलिसीज, फेड की पॉलिसीज जो है वो इम्पैक्ट करेंगी स्टॉक मार्केट को। अगर उसमें कट लगता है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर ज्यादा आएगा। अगर इसमें डाउन आता है, सॉरी अप होता है, या इसको मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रांग करते हैं, सख्त करते हैं, तो फिर इन्वेस्टर स्टॉक से निकल जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर फेड की जो रिजर्व पॉलिसी है, फेडरल रिजर्व पॉलिसी, वो भी इस पर असरअंदाज होती है US 30 या इंडेक्सेस पर। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट डाटा या एम्प्लॉयमेंट डाटा, जिसको अगर हम कह सकते हैं NFP, नॉन फॉर्म पे रोल्स और जॉबलेस क्लेम्स, ये भी इस पर इम्पेक्ट डालते हैं, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी कंडीशन को बता रहे होते हैं। जब इकोनॉमी ग्रूम कर रही होती है तो स्टॉक्स अल्टीमेटली अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक। अगर फॉरेक्स पेयर्स हैं मुख्तलिफ, जैसे कि अ, अगर हम US के अगेंस्ट बात करें, USD के अगेंस्ट, तो यहाँ पर हमें दो दो तीन चीज़ें देखनी पड़ी। PKR की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ देखनी पड़ती है वो मुझे USD का अलग से देखना पड़ेगा, इसका PKR का अलग से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट डिसीजंस क्या आते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इनका US का ट्रेड बैलेंस इसमें क्या आ रहा है। मतलब ये हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जब हम करेंसी पे उसको ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे लिए सबसे पहले इंटरेस्ट रेट आता है, और इसको हम एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं, या फिर ट्रेड बैलेंसेस आते हैं। फिर हमारे पास इकोनॉमिकल डाटा जो कि CPI की सूरत में हमारे पास नज़र हमें आता है।
और फिर इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री भी डिपेंड करती है। अगर हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी है तो रुपी स्ट्रांग होगा, अगर रुपी स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेटली ये जो उसका अपोनेंट है वो डिक्रीज होगा। तो जब भी हम फॉरेक्स पेयर्स में डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें दोनों ममालिक का इंटरेस्ट रेट भी देखना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट भी देखना पड़ता है, और उसके लिए ट्रेड बैलेंसेस को भी देखना पड़ता है, इकोनॉमिकल डाटा को भी देखना पड़ता है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी देखना होता है। अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स की सूरत में हमें जो हाई सेंसिटिव न्यूज़ हैं वो यहाँ पर माइक्रो एनालिसिस इन्वॉल्व होता है। इससे कबल जितने हमने डिस्कस किए हैं वो मैक्रो की सतह पर थे, लेकिन अब जो हमारी स्टॉक्स लेवल आएगा वहाँ पर हम माइक्रो लेवल पर जाएंगे, क्योंकि हमने जब स्टॉक को देखना है तो फिर हमने जिस कंपनी का स्टॉक परचेज करना है या जिस स्टॉक स्टॉक में है उस स्टॉक से रिलेटेड हमें रिपोर्ट चाहिए है। अगर हम परचेजर हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड स्टॉक के, तो फिर हमें उससे रिलेटेड कंपनीज के उससे रिलेटेड पूरे डिपार्टमेंट को हमें देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कमी हो रही है, क्या बेशी हो रही है, क्या उसकी न्यूज़ेस चल रही हैं उस पूरे सेक्टर की। और फिर उनके बाद उनकी बैंक्स को भी देख, अगर हम बैंक्स की ओवरऑल बात करें तो फिर हमें इंटरेस्ट रेट को देखना पड़ता है। मतलब हमें जो भी सेक्टर जो जिस सेक्टर की कंपनी में हम इन्वेस्टर हैं उस सेक्टर को हमें देखना पड़ेगा, और उसमें हमें उसकी रिपोर्ट्स को भी देखना पड़ेगा। इसमें हमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी देखना होता है और रिटेल सेल्स डाटा, क्योंकि रिटेल सेल्स डाटा हमें बताता है कि जो इस वक्त मार्केट में सेल या परचेजिंग या ओवरऑल मार्केट की एक्टिविटी क्या चल रही है, और कंज्यूमर को मार्केट पर कितना एतमाद है कि ये वेल परफॉर्म कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ये भी हमें दोनों देखनी पड़ती हैं, और ये ज़्यादातर रिलेटेड होती हैं स्टॉक्स के। और जैसा कि हमने बात की स्पेसिफिक न्यूज़, अगर जिस सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, जिस सेक्टर को हम देख रहे हैं, जिसको ट्रेड कर रहे हैं, उसकी मुतलका न्यूज़ जो है वो हमें देखनी पड़ती हैं साथ। उसके बाद जो हमारा एक अहम चीज़ आती है वो है यहाँ तो मिसिंग हुआ है लेकिन उसको हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। वो आ जाती हैं उस पे हमारा क्रिप्टो करेंसीज। क्योंकि इस वक्त क्रिप्टो भी एक की फाइनेंशियल मार्केट के तौर पर चल रही है, तो इसके इसकी ज़रूरियात और इसकी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी एक तादाद है जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रही है और उसके लिए इंटरेस्ट क्रिप्टो में होता है। तो इसकी जो हाई सेंसिटिविटी है, इसके जो हाई सेंसिटिव न्यूज़ हैं वो आती हैं कि रेगुलेटरी डेवलपमेंट अगर कोई हुई है, अगर कोई डेवलपमेंट हुई है रेगुलेटरी, तो जैसे कि कोई नया कानून बन गया है किसी मुल्क में, किसी मुल्क ने ये कहा कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, किसी मुल्क ने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स हैं वो इसका इम्पेक्ट इस पे डालती हैं। और अगर कोई इंस्टीट्यूट ये कहे कि हम इसमें ट्रेड करेंगे, जैसे कि टेस्ला एक्सेप्ट कर रहा है बिटकॉइन को, तो वो बिटकॉइन की वर्थ इसलिए बढ़ जाती है। जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो इन कॉइन्स की जो वर्थ है वो बढ़ जाएगी। फर्ज करें अगर बिटकॉइन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो फिर वो बिटकॉइन कोई वर्थ को बढ़ाएगी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, ये भी इस पर असरअंदाज डालते हैं। और आजकल गोल्ड और बिटकॉइन तकरीबन एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि इन्फ्लेशन हेज है। और इसके अलावा एक जो यहाँ पर फंडामेंटल स्पेसिफिक फंडामेंटल है वो ब्लॉकचेन होता है, और उसके हवाले से भी अगर कोई अपडेट चले तो वो भी मुतलका इसकी जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। और अगर किसी
ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी लैक आए या उसकी ब्रीच हो या कोई वॉलेट में डिस्टरबेंस आए, तो वहां पर उसकी जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो सकती हैं। ये स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ेस हैं। और अगर हम बात करें अब इसको कि हम इसको ट्रेड करें तो कैसे करेंगे, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास वीएसए का एक बेहतरीन जो मेथड है वो मौजूद है। वीएसए हमें वॉल्यूम और प्राइस, और फिर तीसरी चीज जो स्प्रेड है, उसके जरिए मार्केट को प्रिडिक्ट करने की सलाहियत देता है। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी एंटर हो रही है, और मार्केट जो है ना वो, जो स्मार्ट मनी है उसकी क्या इंटेंशंस है। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो वीएसए को मैं ये कहूंगा कि ये फुटप्रिंट्स ऑफ स्मार्ट मनी है, हम इनको फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पर, हाई इम्पैक्ट डाटा पर स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। और जब वो एक्टिव होती है तो हमें फुटप्रिंट्स उनके वॉल्यूम में मिलते हैं। और वॉल्यूम में हमारे पास जो कंफर्मेशंस आती हैं वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की आती है। वहाँ हमें कंफर्मेशन आती है कि हमारा स्मार्ट मनी एक्टिव हुई है। अगर हम अपना ट्रेंडिंग में हैं तो, अगर डाउन ट्रेंडिंग में हम देख रहे हो तो हमें शेक आउट भी मिल सकता है कंफर्मेशन के तौर पर। शेक आउट हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हमें एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। हमें अब्जॉर्प्शन कैंडल्स के जरिए कंफर्मेशन हो सकती है, और टू बार रिवर्सल या बॉटम, मैं उनको बॉटम और टॉप रिवर्सल्स के नाम से भी बोलता हूँ, वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और वहाँ पर हमें फुटप्रिंट्स ऑफ स्मार्ट मनी मिल जाते हैं, और उन्हीं लेवल्स पर हम ट्रेड करते हैं। अच्छा, इसमें हम अगर कुछ थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्रॉस मार्केट को रिलेशंस, क्योंकि कुछ मार्केट्स, ये जो सारी मार्केट्स हैं ये आपस में को रिलेटेड है। अगर यहाँ पर इन्वेस्टर सेम है, मतलब इन्वेस्टर अगर मैं हूँ तो मैं ही इन्वेस्ट यहाँ से निकाल कर अपनी किसी दूसरे, अगर मैं गोल्ड का परचेजर हूँ तो गोल्ड डाउन हो रहा है तो मैं यहाँ से निकल के यूएसडी पे जाऊंगा। तो ये इन्वर्सली कोरिलेटेड होता है। अगर ऊपर गोल्ड जा रहा है, या इसको हम कहें कि यूएसडी, यूएस इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड अमूमन नीचे की तरफ जाता है। मतलब ये इनका आपस में, वीटीए जो स्टॉक्स जो हैं वो चूंकि कारपोरेट से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, तो ये अमूमन दोनों ही, बोथ साइड, इनकी दोनों की सेम मार्जिन, सेम साइड चल रही होती है। और जो फॉरेक्स और स्टॉक्स हैं ये भी एक दूसरे के, इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि ये न्यूज़ किस तरह की आई हैं। अगर ये रिस्क सेंटिमेंट चल रहा है तो फिर सेफ हेवंस की तरफ दुनिया जाती है, और उनमें परचेजिंग, ये स्ट्रांग जो करेंसी पेयर्स हैं उनकी तरफ निकल जाते हैं लोग। और नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल, इनकी सीजनल डिमांड पे डिपेंड हो रहा होता है कि अगर अब एक दूसरे के साथ आजकल दोनों की डिमांड जो है ना वो इजाफा होने देखने को मिलेगा। लेकिन ये अमूमन इनमें कोरिलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं। सबसे ज्यादा इसके साथ हमें इन सब को देखना पड़ता है। गोल्ड जो है ना वो हमें मेन इन सब का, इन्वेस्टर्स यहाँ से निकलता है तो यहाँ आएगा ज्यादातर, या यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, इससे निकलेगा तो फॉरेक्स में जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो स्टॉक्स में जाएगा। ये इन्वेस्टर्स ज्यादातर इन्हीं पेयर्स के आसपास घूम रहा होता है। अगर मैं अब कंक्लूजन की तरफ जाऊं तो फंडामेंटल्स मार्केट को ड्राइव करते हैं, और यही बुनियाद है, यहीं से मार्केट की वॉलेटिलिटी है, और यहीं पर इन्वेस्टर इसको देखता है कि मैं जब हमें अंदाजा होता है, हमें भी अंदाजा तभी होता है कि इन्वेस्टर इसमें शामिल हो रहा है, बड़ा इन्वेस्टर शामिल हो चुका है।
और हर जो एसेट्स है, जिसमें हम जितनी एसेट क्लास है, हर एसेट क्लास, हर न्यूज़ अपन उसकी अपनी मखसूस न्यूज़ेस हैं, अपने मखसूस फंडामेंटल्स हैं, और वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर हम इसको इसके साथ कोरिलेट करें तो हम, या हम इन चीज़ों को स्टडी कर लें, तो हम बेहतर अंदाज में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और हमारी जो रिस्क है हमारा वो कम हो सकता है, हमारे प्रॉफिट रेशो इंक्रीज हो सकती है। चल, ये यहाँ तक आज का हमारा था जो टॉपिक है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं।